कहानी की शुरुआत जर्मनी से होती है, जहां टिम और लिव एक दूसरे के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे होते हैं। लिव प्रेग्नेंट होती है और दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर बेहद उत्साहित होते हैं। लेकिन अचानक एक दुखद मोड़ आता है। लिव अपना बच्चा खो देती है। इस हादसे के बाद टिम काम में डूब जाता है। वो एक वीडियो गेम कंपनी में प्रोग्रामर है और ज्यादातर वक्त स्क्रीन के सामने बिताने लगा है। वहीं लिव अंदर ही अंदर टूटने लगती है। पिछले 2 सालों से उनके रिश्ते में खामोशी और दूरी आ गई है। इन दिनों उनकी बिल्डिंग को एक बड़े काले कपड़े से ढका गया है, क्योंकि मकान मालिक फ्रीडमैन वहां मरम्मत करवा रहा है। एक दिन टिम और लिव उससे सड़क पर मुलाकात करते हैं, तो वो भरोसा देता है कि काम जल्द पूरा हो जाएगा। तभी आसमान में कुछ हेलीकॉप्टर गुजरते हैं और दूर कहीं से काला धुआं उठता दिखता है। पता चलता है कि बंदरगाह वाले इलाके में जबरदस्त आग लग गई है। इसके बाद लिव बताती है कि उसने उनकी वैन गैराज से वापस ले ली है। लेकिन वैन को देखकर टिम को पुरानी दर्दनाक यादें सताने लगती हैं। लिव अब थक चुकी है। वो चाहती है कि दोनों फ्रांस जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, लेकिन टिम साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि वो पहले अपना प्रोजेक्ट खत्म करना चाहता है। इस बात से लिव और भी टूट जाती है। तभी ऑफिस से एक कॉल आ जाता है और टिम की बातचीत अधूरी रह जाती है। उसी रात लिव चुपचाप बिस्तर पर रोती है और तब उनके घर के ऊपर एक अजीब सी काली बादल जैसी चीज दिखाई देती है। कुछ ही मिनट बाद टिम देखता है कि उसका फोन दीवार की काली ईंटों से चिपक गया है। जब वो उसे खींचता है तो वो टुकड़ा वापस वहीं चिपक जाता है। तभी लिव माफी मांगने आती है और उसके हाथ में एक मग होता है। टिम उस मग से चम्मच उठाता है, जो फौरन जाकर काली ईंटों पर चिपक जाती है। अब दोनों को समझ आता है कि ये ईंटें चुंबकीय हैं। वो कई मेटल की चीजें दीवार पर फेंकते हैं और पक्का हो जाता है कि दीवार में किसी तरह की मैग्नेटिक ताकत है। लिव ध्यान देती है कि कुछ जगहों पर ईंटें और भी ज्यादा असरदार हैं, तो वो सारा मेटल वहीं इकट्ठा कर देती है। तभी अचानक सारी चीजें हिलने लगती हैं और तेजी से उड़ती हैं। टिम फौरन लिव को जमीन पर गिरा देता है ताकि उसे चोट न लगे। टिम की पीठ पर कुछ मेटल की चीजें गड़ जाती हैं। लिव धीरे धीरे उन्हें निकालती है और उसके जख्मों की सफाई करती है। बाद में जब दोनों थोड़ा आराम कर रहे होते हैं, तभी पड़ोस से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। वो दीवार में बने छोटे छेद से झांकते हैं तो देखते हैं कि अगला फ्लैट बुरी तरह बिखरा हुआ है। वहां किसी के झगड़ने और चीजें फेंकने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। डर के मारे टिम और लिव दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं ताकि एक बड़ा रास्ता बन सके। काफी मेहनत के बाद वो दीवार तोड़ते हैं और टिम बैट लेकर अंदर जाता है। फ्लैट की तलाशी के दौरान उन्हें फर्श पर खून के निशान दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें आना जमीन पर पड़ी मिलती है। वो उसे उठाकर संभालते हैं। जैसे ही लिव और आना बेडरूम से बाहर आते हैं, टिम पर अचानक मार्विन हमला कर देता है। वो टिम का गला बैट से दबाने की कोशिश करता है। लिव फौरन पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करती है और टिम बैट से मार्विन को पीछे हटाता है। गुस्से में टिम चिल्लाकर धमकाता है कि अगर उसने फिर से आना को हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन तभी आना दौड़ती हुई वापस आती है और मार्विन को बचा लेती है। वो कहती है कि उसने मार्विन को नहीं मारा, गलती से दीवार पर मारते वक्त उसे चोट लग गई थी। हालांकि टिम और लिव अभी भी सतर्क रहते हैं और मार्विन के होश में आने तक उसके हाथ बांध देते हैं। इसके बाद टिम घर में इधर उधर देखता है और एक दरवाजा मिलता है जिस पर लिखा होता है नो एंट्री। वो जबरन उस दरवाजे को खोलता है और अंदर जाते ही लाइट्स झपकने लगती हैं। लेकिन उसे ध्यान नहीं रहता कि पास की खिड़की पर काली ईंटें एक पल के लिए चमकी थीं। थोड़ी देर बाद लिव भी आ जाती है और दोनों मिलकर कुछ कैमरे और एक कुल्हाड़ी खोज निकालते हैं। टिम उस कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। उसी वक्त मार्विन होश में आता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता कि क्या हुआ था। जब उसे बताया जाता है तो वो माफी मांगता है। पता चलता है कि आना से झगड़े के बाद उसने ज्यादा दवा खा ली थी, इसी वजह से वो बेकाबू हो गया था। थोड़ी देर बाद आना और मार्विन एक दूसरे से माफी मांगते हैं और गले लग जाते हैं। इधर लिव उन दोनों को नजरअंदाज करती है और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दीवार पर उनकी बिल्डिंग का नक्शा बनाती है और बताती है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है और शायद इसके बेसमेंट में कोई वॉर शेल्टर हो जो मेट्रो सिस्टम से जुड़ा हो सकता है। इस रहस्यमयी जगह से बाहर निकलने का रास्ता शायद नीचे ही है। टिम फौरन जमीन तोड़ना शुरू करता है और राहत की बात यह है कि नीचे काली ईंटों की कोई रुकावट नहीं होती। थोड़ी मेहनत के बाद वो जमीन में इतना बड़ा छेद बना लेते हैं कि कोई इंसान उसमें से निकल सके। टिम चादरों को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर नीचे उतरता है, लेकिन नीचे एक और हैरानी उसका इंतजार कर रही होती है। वहां उसे ओसवाल्ट मिलता है, जो उस पर बंदूक ताने खड़ा है। टिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई चोरी करने नहीं आया है,
लेकिन ओसवाल्ड उसकी एक नहीं सुनता। तभी उसकी पोती लिया आ जाती है और दादा को समझाती है कि अगर हम सबने मिलकर कुछ नहीं किया तो कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। फिर बाकी लोग भी नीचे उतर आते हैं। अब टिम मार्विन के हाथों की टेप काट देता है, लेकिन ओसवाल्ड को उस पर शक हो जाता है। मार्विन फिर से नीचे जमीन तोड़ने का काम शुरू करता है और लिया गुस्से में है क्योंकि उसका फोन कोई मैसेज नहीं भेज रहा। वो बताती है कि पिछली रात उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था और वो घर छोड़कर चली गई। तब से दोनों की बात नहीं हुई। साथ ही लिया ये भी बताती है कि उसने सुबह 4 बजे ही उस काली दीवार को देख लिया था जब वो बाथरूम गई थी। इसी बीच टिम स्मोक डिटेक्टर को गौर से देखता है और उसमें कुछ अजीब लगता है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर से एक कैमरा निकलता है। वो ओसवाल्ड से पूछता है, लेकिन ओसवाल्ड भी हैरान रह जाता है। वो बताता है कि ये सब फ्रीडमैन ने लगवाया था। फिर सब जल्दी जल्दी किचन का डिटेक्टर भी चेक करते हैं और वहां भी कैमरा निकला। अब सबको समझ आ जाता है, मकान मालिक फ्रीडमैन काफी समय से सबकी निगरानी कर रहा था। लिव को याद आता है कि फ्रीडमैन का फ्लैट ओसवाल्ड के फ्लैट के ठीक बगल में है, तो सब मिलकर उस साझा दीवार में छेद करने लगते हैं। दीवार में छेद करने के बाद पूरा ग्रुप अंदर दाखिल होता है। वहां उन्हें अजीबोगरीब चीजों का एक बड़ा कलेक्शन मिलता है, जैसे किसी ने सालों से रहस्यमयी सामान जमा कर रखा हो। वहीं मार्विन को एक प्राचीन तलवार मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें जमीन पर मकान मालिक फ्रीडमैन की लाश मिलती है। उसके दोनों हाथ गायब थे। ये मंजर देखकर मार्विन उल्टी करने भागता है और लिव को घबराहट का दौरा पड़ जाता है। टिम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिव वहां से भाग जाती है। टिम फ्रीडमैन का फोन उठाता है, जिसमें उसे काली दीवारों की कई तस्वीरें मिलती हैं। इसके बाद सब लोग वापस पुराने अपार्टमेंट में लौट आते हैं और नीचे की मंजिल में जाने के लिए फिर से जमीन तोड़ना शुरू करते हैं। वो ओसवाल्ड से पूछते हैं कि क्या उसने फ्रीडा मैन के घर से पहले कुछ अजीब सुना था, लेकिन ओसवाल्ड कुछ भी याद नहीं कर पाता। वो बहुत घबराया हुआ होता है, इसीलिए लिया उसे उसकी दवाइयां देती है। उधर लिव एक अखबार देखती है और सोचती है, कहीं बंदरगाह पर लगी आग और ये सब कुछ जुड़ा तो नहीं। लेकिन टिम को लगता है कि दोनों घटनाएं अलग हैं। तभी जमीन टूट जाती है और ज्यादातर लोग नीचे अगले अपार्टमेंट में गिर जाते हैं। सब थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। लिव सीढ़ी लाकर नीचे उतरती है और टिम को होश में लाती है। बाकी लोग भी उठते हैं। सबको हल्की फुल्की चोटें आई होती हैं। ओसवाल्ड डरता है कि अगर वो नीचे उतरा तो खुद को चोट पहुंचा देगा, लेकिन उसकी पोती लिया कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। सब मिलकर ओसवाल्ड को नीचे लाते हैं और उसका ऑक्सीजन टैंक भी साथ लाते हैं। इस नए अपार्टमेंट में उन्हें यूरी नाम का आदमी मिलता है, जो यहाँ रहने वाले एंटन का दोस्त होता है। यूरी बताता है कि एंटन की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उसका मानना है कि ये सब दीवारों की चुंबकीय ताकत की वजह से हुआ, जिसने उसके पेसमेकर को खराब कर दिया। लेकिन लिया को कमरे में रखे अजीब पेपर देखकर शक होने लगता है। यूरी का मानना है कि ये काली दीवारें सरकार के किसी गुप्त सिस्टम का हिस्सा हैं और इन्हें हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया है, इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहता। बाकी लोग इस बात को नहीं मानते और एक और रास्ता खोदना शुरू कर देते हैं। लिया जब उन पेपर को पढ़ने लगती है तो यूरी उसे बताता है कि एंटन का दिल इन बातों की टेंशन से ही जवाब दे गया। जैसे ही लिया कमरे से बाहर जाती है, यूरी एक पेपर को फाड़ देता है। रास्ता जल्द ही तैयार हो जाता है और सब लोग नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है, जो एक संकरे रास्ते से एक और कमरे तक जाता है। उस कमरे में एक कस कर बंद किया गया दरवाजा होता है, जिस पर लिखा होता है कि ये बाहर बने शेल्टर तक जाता है। जब लिव उस भारी दरवाजे को जोर से मारती है तो वो खुल जाता है, लेकिन अफसोस उस रास्ते को भी काली ईंटों ने बंद कर रखा था। अब मार्विन बेकाबू हो जाता है और गुस्से में लोहे की गदा से दीवार पर हमला करने लगता है। टिम उसे रोकता है और ओसवाल्ड बंदूक तान देता है ताकि मार्विन शांत हो जाए, लेकिन मार्विन चालाकी करता है और अचानक बंदूक छीनकर काली दीवार पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं जब गोलियां दीवार से चिपककर हवा में लटक जाती हैं। दीवार से निकल रही चुंबकीय शक्ति इतनी तेज होती है कि गोलियां वापस घूमने लगती हैं। टिम सबको झुकने को कहता है ताकि गोलियां टकराकर लौटते वक्त उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन अफसोस ओसवाल्ड अपनी उम्र के कारण जल्दी नहीं झुक पाता और एक गोली सीधे उसे लग जाती है। वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। लिया उसके शरीर से लिपटकर रोने लगती है। सब वापस अपार्टमेंट में लौट आते हैं। तब आना सोच में डूब जाती है, क्या ये सब लोग किसी खास वजह से यहाँ फंसाए गए हैं। वो बताती है कि जब वो 15 साल की थी तब एक साइकिल एक्सीडेंट में वो 2 मिनट के लिए मर चुकी थी। इसके बाद लिया बताती है कि उसकी माँ की मौत कैंसर से हुई थी
और यूरी चौंकाने वाली बात बताता है, वो पहले पुलिस अफसर था और ड्यूटी पर एक इंसान को मार चुका है। मार्विन अब साफ साफ समझ चुका था कि ओसवाल्ड की मौत उसी की वजह से हुई है। वो बार बार माफी मांगता है, लेकिन अब कुछ बदला नहीं जा सकता। इधर लिव सबके सामने अपने दर्द को जाहिर करती है। वो बताती है कि कैसे उसने बच्चे को खो दिया था, लेकिन टिम ये सब सुनना नहीं चाहता और गुस्से में दूसरे कमरे में चला जाता है। लिव पीछे जाती है और दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। लिव कहती है कि अब सच का सामना करना ही होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जिंदा कब तक रहेंगे। टिम चिल्लाता है कि लिव चाहती थी कि वो एक रात में अपनी नौकरी छोड़ दे, और लिव भी चिल्ला उठती है कि ये फैसला अचानक नहीं था। वो कहती है कि मिस कैरेज के बाद टिम ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, सिर्फ अपने कंप्यूटर में खोया रहा और उसके दर्द की कभी परवाह ही नहीं की। लिव टूट चुकी थी, अकेले सब झेल रही थी। आखिर में वो कहती है कि टिम ने उसे अकेला छोड़ दिया और वो कमरे से बाहर निकल जाती है। अब टिम खुद को संभालता है और तय करता है कि इस बार वो जिम्मेदारी निभाएगा। वो सबको वापस फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में ले जाता है ताकि और सबूत ढूंढे जा सकें। इधर लिया कहती है कि हमें एंटन के पुराने नोट्स भी चेक करने चाहिए, लेकिन यूरी टोकता है कि उसने सब पहले ही पढ़ लिए हैं। ग्रुप अब दो हिस्सों में बंट जाता है ताकि हर कोना अच्छे से देखा जा सके। लिया को एंटन के पेपर्स में एक डिजाइन दिखता है जो काली दीवार पर बने पैटर्न जैसा है। उसमें वो 4 खास जगहें भी दिखाई देती हैं जो लिव ने पहले नोटिस की थी। एंटन का विजिटिंग कार्ड बताता है कि वो एक नैनो डिफेंस कंपनी में काम करता था। इसका मतलब है कि शायद वो दीवारें नैनोबॉट्स से बनी हों। यूरी बताता है कि एंटन एक प्रोग्रामर था, लेकिन उसे उसके काम की डिटेल्स नहीं पता। एक ड्रॉअर में उन्हें एंटन का टूटा हुआ लैपटॉप और फोन मिलता है। यूरी कहता है कि एंटन ने गुस्से में वो चीजें दीवार पर फेंक दी थीं। वापस फ्रीडमैन के कमरे में टिम नोटिस करता है कि कमरा असल साइज से छोटा लग रहा है। वो दीवार थपथपाकर देखता है और पाता है कि दीवार खोखली है। तभी मार्विन को एक रिमोट मिलता है। जैसे ही वो उसे ऑन करता है, दीवार पर एक सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पासवर्ड चाहिए। टिम रिमोट पर धूल उड़ाता है और सबसे ज्यादा दबाए गए बटन पहचान लेता है। अब उनके पास सिर्फ 24 पासवर्ड कॉम्बिनेशन का अनुमान बचता है। लिया और लिव एंटन के कबाड़ में खोज करते हैं और उन्हें एक पेपर पर कोड लिखा मिलता है। तभी यूरी अचानक हंसने लगता है और कहता है कि अगर वो दीवार खोलेंगे तो जानलेवा रेडिएशन अंदर आ सकता है। बात अधूरी ही थी कि आना दौड़ते हुए आती है और बताती है कि उन्हें कुछ मिल गया है। कई बार पासवर्ड ट्राई करने के बाद आखिरकार टिम सही पासवर्ड डालता है और दीवार में एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। अंदर वो कंप्यूटर सिस्टम मिलते हैं जिनसे स्मोक डिटेक्टर्स के अंदर लगे कैमरों से सबकी निगरानी की जा रही थी। जब आना, लिव और यूरी भी वहां पहुंचते हैं तो टिम सारे फुटेज चेक करने लगता है। फिर वो उस रात की रिकॉर्डिंग देखता है जब काली दीवार अचानक खिड़की पर प्रकट हुई थी, बस एक अंधेरे बादल के साथ। फिर वो एंटन की लाश की फुटेज देखता है जो उस जगह से अलग थी जहां यूरी ने बताया था कि उसे मिला था। जैसे ही लिव यूरी से सवाल करने के लिए मुड़ती है, वो गायब हो चुका होता है। मार्विन उसे ढूंढने निकलता है और उसी वक्त लिया एंटन के शरीर से स्कार्फ हटाती है। वहां काले निशान दिखाई देते हैं, जैसे कि उसके साथ जबरदस्ती या हिंसा हुई हो। तभी यूरी चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अब सब लोग उस कंप्यूटर रूम में होते हैं। वहां वो एंटन की एक पुरानी रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें एंटन कैमरे के फ्रेम से बाहर है, लेकिन अचानक सीढ़ियों के पास लाइट्स चमकने लगती हैं और धूप अंदर आती है। इसका मतलब साफ है, एंटन ने कभी काली दीवार को खोलने में कामयाबी पाई थी। तभी वीडियो में कुछ और भयानक दिखता है। यूरी खुद एंटन को धक्का देता है और उसे गला दबाकर मार डालता है। इधर मार्विन जैसे ही एंटन के कमरे में पहुंचता है तो देखता है लिया की लाश जमीन पर पड़ी है और यूरी सारे पेपर्स जला रहा है। फिर यूरी हाथ में जलता हुआ पेपर लेकर उसके पास आता है और कहता है कि ये दीवारें हमारी सुरक्षा के लिए हैं। तभी टिम भी वहां आ जाता है, ओसवाल्ड की बंदूक लेकर। वो देखता है कि यूरी मार्विन का गला घोंट रहा है। फिर यूरी टिम पर हमला करता है। दोनों के बीच बंदूक के लिए जोरदार लड़ाई होती है। एक गोली छत में चल जाती है। मार्विन गिरते वक्त सिर पर चोट खा लेता है और बेहोश हो जाता है। यूरी टिम को काबू में कर लेता है और उसे बुरी तरह पीटते हुए उसका गला दबाने लगता है। तभी मार्विन को होश आता है। वो यूरी के चेहरे पर जोर से लात मारता है और बंदूक उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, लिव वहां पहुंचती है और रोक लेती है। वो कहती है शायद यूरी को बाहर निकलने का तरीका पता हो, लेकिन यूरी फिर से हमला करने की कोशिश करता है। इस बार टिम उसे बेहोश कर देता है। फिर सब मिलकर यूरी को बांध देते हैं,
लिव लिया की आंखें बंद करती हैं और सब गहरे दुख में होते हैं। टिम यूरी का बैग चेक करता है। उसमें साजिशों से भरी किताबें मिलती हैं। लिव समझती है कि शायद लिया को इसीलिए मारा गया क्योंकि उसने एंटन की तरह बाहर जाने का रास्ता खोज लिया था। आना कैमरा फीड चेक करने लगती है और लिव टिम जले हुए पेपर्स के बचे हुए टुकड़ों को पढ़ते हैं। टिम नोटिस करता है कि दीवार की ईंटें अलग अलग साइज की हैं, जो आम दीवारों में नहीं होता। एक पेपर पर बना डिजाइन मॉर्स कोड जैसा कुछ लगता है और टिम समझ जाता है कि एंटन शायद इसे डिकोड कर चुका था। तभी लिव उसे एंटन का विजिटिंग कार्ड दिखाती है। कंपनी का पता वही है जहां बंदरगाह पर आग लगी थी। अब सब यूरी को होश में लाते हैं, लेकिन जब वो कुछ नहीं बताता तो मार्विन उसे एक मुक्का मारता है। फिर टिम उसकी तरफ बंदूक चलाता है। फर्नीचर के पास गोली चलती है और यूरी डर जाता है। अब यूरी बताता है कि ये दीवारें एक डिफेंस सिस्टम है जो बंदरगाह पर लगी आग की वजह से गलती से एक्टिवेट हो गई। मार्विन अब भी यूरी पर भरोसा नहीं करता और उसे पीटना शुरू कर देता है। टिम उसे खींचकर अलग करता है। तभी आना दौड़ते हुए आती है। उसे कुछ खास मिला है। वो बताती है कि एंटन ने एक ऐप प्रोग्राम किया था जो इन ईंटों को स्कैन कर सकता था। दीवार पर 4 खास पॉइंट्स हैं जिन पर लाइट का प्रेशर डालना जरूरी है। लिव वो टूटा हुआ फोन लाती है जो उसे पहले मिला था और टिम उसमें से कोड निकालकर एक नए फोन में ऐप इंस्टॉल करता है। अब ग्रुप उस दरवाजे तक लौटता है और उस ऐप का इस्तेमाल करता है। स्क्रीन पर 4 खास पॉइंट्स नजर आते हैं और टिम उन पर क्लिक करता है। दीवार की ईंटें अचानक तरल जैसी बनने लगती हैं। आना अपनी उंगली से दीवार छूती है। ईंट जैसा कुछ उस पर फैल जाता है। फिर वो अपनी उंगली खींच लेती है। अब वो धीरे से पूरा हाथ डालती है और कहती है, ये गर्म है और अंदर कुछ हिल रहा है। यूरी चिल्लाता है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मार्विन गुस्से में उसे फिर मारता है। अब सब आना से कहते हैं कि वो अपना हाथ बाहर निकाले, लेकिन आना चौंक कर कहती है, मैं हाथ बाहर नहीं निकाल पा रही। अब वो चीज उसके पैर को खींचने लगती है और सब सहम जाते हैं। अब सब लोग मिलकर आना को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवार दोबारा सख्त होने लगती है। वो लोग उसे नहीं बचा पाते। दीवार फिर से ईंटों में बदल जाती है और उन्हें पीछे धकेल देती है। मार्विन दौड़कर आना के पास जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आना की मौत हो चुकी है। अब सबको समझ आता है कि फ्रीडमैन के साथ भी यही हुआ था। यूरी ये देखकर हंसता है और कहता है कि कोई इस दीवार से बाहर नहीं जा सकता। गुस्से में आकर मार्विन उसे कई गोलियां मार देता है और फिर खुद को भी खत्म कर देता है। कुछ मिनट बाद टिम लिव से माफी मांगता है। वो बताता है कि जब बच्चा नहीं रहा था, उसी दिन उसके अंदर कुछ टूट गया था और वो खुद नहीं समझ पाया कि कैसे ठीक करे। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने प्यार को फिर से महसूस करते हैं। अब टिम दोबारा ऐप से कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद उसने बटन का ऑर्डर गलत दबाया था। लिव नोटिस करती है कि हर बटन की लाइट अलग अलग बार चमकती है। फिर दोनों वीडियो फुटेज चेक करते हैं कि एंटन ने किस क्रम में बटन दबाए थे। तभी यूरी को होश आ जाता है। जैसे ही टिम और लिव दोबारा ट्राई करने लगते हैं, यूरी अचानक टिम पर हमला कर देता है और सिर से मारकर उसे गिरा देता है। फिर वो लिव की तरफ बढ़ता है, लेकिन लिव पीछे हटती है और गड्ढे में गिर जाती है। टिम यूरी को लात मारता है और खुद भी कूद जाता है। अब दोनों बेसमेंट के रास्ते दौड़ते हैं, एक दरवाजा पार करते हैं और टिम उसे बंद कर देता है ताकि यूरी अंदर ना आ सके। लिव जल्दी से ऐप चलाती है। दीवार खुलने लगती है, लेकिन यूरी अंदर घुस जाता है और टिम का गला दबाने लगता है। दीवार पूरी तरह खुल चुकी है, लेकिन टिम अब भी यूरी से लड़ रहा है। वो लिव से कहता है, तुम निकल जाओ, मैं यहीं रुकता हूं। लेकिन लिव इनकार करती है। तभी वो पीछे से गदा उठाकर यूरी के सिर पर मारती है। अब दोनों आखिरकार दरवाजे के पार पहुंच जाते हैं। वो इमारत से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन बाहर का नजारा और भी चौंकाने वाला होता है। पूरा शहर काली ईंटों से ढका हुआ है। सिर्फ उनकी वैन सही सलामत खड़ी है। दोनों उसमें बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रेडियो पर खबर आती है कि ये सब एक एक्सीडेंट था जो बंदरगाह पर लगी आग से शुरू हुआ था। तो क्या ये कोई एक्सपेरिमेंट था, कोई साजिश, या फिर आने वाले भविष्य की एक झलक? ये तो फिल्म ने नहीं बताया, लेकिन एक बात साफ है, जब टेक्नोलॉजी पर इंसान का कंट्रोल खत्म होता है, तब दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं होती, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी जेल बन जाती हैं।